दिन अकबर का दरबार खुशियों से भरा हुआ था। बादशाह प्रसन्न थे, दरबारी हंस रहे थे और बीरबल अपने चिर परिचित मुस्कान के साथ दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। आज का दिन बड़ा शुभ लग रहा है बीरबल। हर ओर संतोष का माहौल है। लगता है कि सब कुछ राज में ठीक चल रहा है। जहांपना, जब शासक न्याय प्रिय हो तो प्रजा भी सुखी रहती है और जब प्रजा सुखी हो तो दरबार अपने आप रोशन हो उठता है। हुजूर, एक किसान दरबार के बाहर खड़ा है। वो रो रहा है और कहता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो आपसे न्याय की गुहार लगाना चाहता है। धोखा हुआ है? उसे तुरंत दरबार में पेश किया जाए। सिपाही सिर झुकाकर बाहर गया। कुछ ही क्षणों बाद एक गरीब किसान फटे कपड़ों में, आंखों में आंसू लिए दरबार में दाखिल हुआ। हुजूर, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मुझसे छल किया गया है। मुझे आपसे न्याय चाहिए, बादशाह सलामत। उठो किसान, डरो मत। ये दरबार हर पीड़ित को न्याय देता है। अब बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? किसान ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हुजूर, कई दिनों से मैं परेशान था। मेरे खेत सूख गए थे। मैंने हर ओर पानी की तलाश की। कोई नदी, कोई तालाब, कोई कुआं, मगर कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक मुझे अपने खेत के पास एक कुआं दिखाई दिया। वो बहुत नजदीक था। मैं खुश हो गया। सोचा, अब तो मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। अगले दिन मैं बाल्टी लेकर उस कुएं पर गया। जैसे ही मैंने पानी निकालना चाहा, वहां एक आदमी आ गया और उसने मुझे डांटते हुए कहा, ए सुनो, ये कुआं मेरा है। तुम यहाँ से पानी नहीं ले सकते। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो कुआं खरीदो। मैंने सोचा, अगर मैं कुआं खरीद लूं तो मुझे पानी की कभी कमी नहीं होगी। मुझे न किसी से मांगना पड़ेगा, न भटकना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुआं खरीदता हूं। तो फिर तय करो कीमत। दोनों के बीच एक रकम तय हुई। मैं घर लौटा, अपने रिश्तेदारों और मित्रों से पैसे उधार लिए, दिन रात मेहनत की और आखिरकार रकम जुटा ली। हुजूर, मैं इतना खुश था कि रात भर सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैं पैसे लेकर गया और उस आदमी को रकम दी। उसने कुआं मुझे बेच दिया। एक लिखित सौदा हुआ। लेकिन हुजूर, जब मैं खुशी खुशी कुएं से पानी निकालने गया तो वही आदमी फिर आ गया और बोला, कुआं तुम्हारा है पर पानी मेरा है, इसलिए पानी लेने की इजाजत नहीं। हुजूर, मैंने उसे बहुत समझाया पर उसने एक भी बात नहीं मानी। वो कहता रहा कि पानी उसका है। मुझे वहां से भगा दिया गया। मेरे पास कुआं है पर पानी नहीं। मुझे न्याय चाहिए हुजूर, न्याय। किसान की व्यथा सुनकर दरबार में गहरा मौन छा गया। अकबर कुछ क्षणों तक सोचते रहे। फिर उन्होंने अपने न्याय प्रिय स्वर में कहा, बीरबल, ये मामला बड़ा विचित्र है। कुआं बेच दिया गया पर पानी नहीं। इसका हल केवल तुम्हारी बुद्धि ही निकाल सकती है। मैं ये मामला तुम्हें सौंपता हूं। जाओ, स्वयं जाकर सत्य का पता लगाओ। जैसी आपकी आज्ञा जहांपना, मैं इस विषय का न्याय अवश्य करूंगा। बादशाह की अनुमति पाकर बीरबल ने किसान और कुएं के मालिक दोनों को साथ लिया और सीधे उस स्थान की ओर चल पड़े जहां कुआं था। गांव के बाहरी हिस्से में वह पुराना कुआं था। पास ही किसान खड़ा था और दूसरी ओर कुएं का मालिक अपनी मूछें तानकर अहंकार से मुस्कुरा रहा था।
क्यों भाई, तुम इस किसान को कुएं का पानी निकालने क्यों नहीं दे रहे हो? कहा तो गया कि कीमत पूरी चुका दी गई है। जी हुजूर, मैंने एक एक सिक्का दिया है। अब ये कुआं मेरा है, पर ये मुझे पानी नहीं लेने देता। तो फिर तुम्हारा क्या कहना है इस पर? हुजूर, मैंने कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं। पानी तो मेरा है, मैं क्यों किसी और को अपना पानी लेने दूं? बीरबल उस धोखेबाज आदमी की चालाकी समझ चुका था। वह जान गया था कि यह मामला केवल तर्क से नहीं बल्कि बुद्धि के जाल से ही सुलझेगा। वो मुस्कुराए, जैसे कोई शेर शिकार पर नजर गड़ाए बैठा हो। ठीक कहते हो भाई। मान लिया कि कुएं का पानी तुम्हारा है, हम तुम्हारी बात से इनकार नहीं करते, पर इतना तो मानते हो ना कि अब कुआं इस किसान का है। हाँ, ये तो मानता हूँ। कुआं तो अब इस किसान का ही है, मैंने तो उसे बेच दिया है हुजूर। कुएं का मालिक अपने उत्तर पर गर्व महसूस कर रहा था। उसे लगा कि उसने बीरबल को अपने शब्दों के जाल में फंसा लिया है, मगर उसे क्या पता, अब वही जाल उस पर उल्टा पड़ने वाला है। बहुत अच्छा, तो फिर ऐसा करो, फौरन किसान के कुएं का सारा पानी निकालो और कहीं और ले जाओ। क्या कहा आपने हुजूर? पूरा पानी निकाल दूं? लेकिन इतना पानी मैं कहाँ ले जाऊं? अरे, जब पानी तुम्हारा है तो तुम्हारा हक है उसे अपने पास रखने का। अब वो किसी और के कुएं में क्यों पड़ा रहे? या फिर अगर तुम उसे यही रखना चाहते हो तो किसान को किराया दो, क्योंकि तुम अपना पानी उसके कुएं में रखे हुए हो। बीरबल की बात सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसान के चेहरे पर आशा की चमक थी और कुएं के मालिक के माथे पर पसीना। हुजूर, ये तो संभव ही नहीं। मैं अपना पानी निकाल नहीं सकता और किराया दूं, वो भी असंभव है। मुझसे भूल हुई है बीरबल जी, मुझे माफ करें। अब कुआं और पानी दोनों इसी किसान के हैं। धन्यवाद हुजूर, आपने मेरे साथ न्याय किया। अब मैं अपने खेतों को सींच सकूंगा और मेरी मेहनत फिर से रंग लाएगी। कुएं का मालिक शर्मिंदा होकर चला गया। किसान ने झुककर बीरबल को प्रणाम किया। ग्रामीणों ने तालियां बजाईं और सबके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। एक प्यारी सी सुबह थी। बादशाह अकबर का दरबार हंसी, ठहाकों और प्रसन्नता से गूंज रहा था। मंत्री आपस में बातें कर रहे थे और माहौल पूरी तरह खुशनुमा था। अचानक एक अनजान व्यक्ति तेज कदमों से भीतर आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चालाकी झलक रही थी। महाराज, आज दरबार में राजा बीरबल के बिना भी इतनी रौनक कैसे छाई हुई है? ठहरो, तुम कौन हो और बिना इजाजत हमारे दरबार में कैसे घुसे? महाराज, क्या आप सच में भूल गए? हमने तो अपने आने का समाचार पहले ही भिजवा दिया था। समाचार भेज देने से कोई भी सीधे दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। अपना परिचय दो। मैं पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री हूँ। मेरा नाम मुखिया सिंह है। ये सुनकर दरबार में हल्की खुसर पुसर शुरू हो गई। पड़ोसी राज्य का नाम सुनते ही वातावरण में गंभीरता घुल गई। पड़ोसी राज्य, या यूं कहें हमारा दुश्मन राज्य। महाराज, दुश्मनी पुरानी बात हो चुकी है। आज मैं शांति का संदेश लेकर आया हूँ। यह सुनकर दरबार के कुछ मंत्री असहज होकर एक दूसरे को देखने लगे। हाँ, ये सुना है कि तुम्हारा राजा अब हमसे शांति चाहता है, इसीलिए तुम्हें हमारे दरबार में आने की अनुमति दी गई है। अब बताओ, क्या संदेश लेकर आए हो? मुखिया सिंह ने एक क्षण रुककर सांस ली, मानो अपने शब्दों को तौल रहा हो। जी हाँ महाराज, मैं सचमुच शांति का प्रस्ताव लेकर ही आया हूँ, पर
हमारे राजा का कहना है कि शांति बिना परीक्षा के नहीं दी जा सकती। परीक्षा? कैसी परीक्षा? महाराज, हमारे राजा ने शांति के बदले एक शर्त रखी है। अच्छा, बताओ वो शर्त क्या है? महाराज, आपके प्रिय बीरबल की चतुराई के किस्से अब केवल आपके राज्य तक सीमित नहीं रहे। दूर दूर तक ये चर्चा है कि बीरबल से बुद्धिमान कोई नहीं। लेकिन हमारे राजा का मानना है कि हमारे दरबार में, और विशेष रूप से मैं, सबसे अधिक बुद्धिमान हूं। तो इसीलिए महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि मैं बीरबल को चुनौती दूं। अकबर ने क्षण भर सोचा, फिर संयमित स्वर में बोले, ठीक है, अब साफ साफ बताओ, शर्त क्या है? महाराज, शर्त यह है कि मैं बीरबल से कुछ प्रश्न पूछूंगा। यदि वे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे पाए तो हमारा राज्य आपके राज्य पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन यदि वे उत्तर देने में असफल रहे तो आपको हमारे सामने हथियार डालने होंगे। ये शब्द जैसे ही दरबार में गूंजे, कई मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए। महाराज, ये तो सीधी धमकी है। युद्ध हुआ तो प्रजा को भारी कष्ट सहना पड़ेगा। अकबर चुप हो गए। वे गहरी सोच में डूब गए। वे जानते थे कि युद्ध से जान माल का भारी नुकसान होगा, और यह भी कि पड़ोसी राज्य शक्ति और सेना में कहीं अधिक मजबूत है। हमें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। ठीक है, बीरबल को तुरंत दरबार में प्रस्तुत किया जाए। आदेश मिलते ही सिपाही तेजी से दरबार से बाहर निकल पड़े। सबको समझ आ गया था, अब राज्य का भविष्य बीरबल की बुद्धि पर निर्भर था। उधर दरबार की हलचल से बिल्कुल अनजान बीरबल अपने घर में निश्चिंत होकर स्नान कर रहे थे। बादशाह अकबर का आदेश है, राजा बीरबल को तुरंत दरबार में उपस्थित होना है। सिपाही की बात सुनते ही बीरबल की पत्नी का चेहरा तनिक सख्त हो गया। तुरंत? अरे भैया, इन्हें तैयार होने में बहुत समय लगता है। 3 घंटे तो यूं ही लग जाते हैं। अभी तो स्नान ही पूरा नहीं हुआ है। सिपाही ये सुनकर असमंजस में पड़ गया। माताजी, बादशाह का आदेश बहुत आवश्यक है, कुछ तो उपाय बताइए। तभी भीतर से बीरबल की आवाज आई। अरे अरे, मेरी पत्नी की बातों में मत आना। मुझे तैयार होने में 3 घंटे नहीं लगते, बस 2.5 घंटे काफी होते। ये सुनकर सिपाही हत्ता बक्का रह गया और बीरबल की पत्नी सिर हिलाकर मुस्कुराने लगी। चलो, देर न करें, महाराज ने बुलाया है। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, उन्होंने एक नजर में समझ लिया कि आज का माहौल सामान्य नहीं है। हंसी ठिठोली गायब थी और हर चेहरा चिंता से भरा हुआ था। प्रणाम जहांपना। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दरबार पर कोई भारी संकट छाया हुआ है। बीरबल, आज तुम्हें बुलाने का कारण साधारण नहीं है। अकबर ने पूरी घटना विस्तार से बीरबल को समझाई। दुश्मन राज्य का संदेश, शांति की शर्त और आने वाली चुनौती। सब कुछ सुनते ही बीरबल का चेहरा भी गंभीर हो गया। जहांपना, ये तो पूरे राज्य के भविष्य का प्रश्न है। हाँ बीरबल, आज युद्ध और शांति का निर्णय तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर है। इतने में मुखिया सिंह आगे बढ़ा। बीरबल, अब तुम्हें अपनी बुद्धिमानी सिद्ध करनी होगी। तुम्हें 2 विकल्प दिए जाते हैं, या तो एक कठिन प्रश्न का उत्तर दो या फिर 100 आसान प्रश्नों के उत्तर दो। पूरा दरबार सांस रोके बीरबल की ओर देखने लगा। मैं एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। बीरबल का उत्तर सुनते ही दरबार में कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर अचानक हल्की सी हंसी फैल गई। वाह, एक ही प्रश्न चुन लिया।
लगता है बीरबल को अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा है। बीरबल, जरा स्पष्ट भी करो। जहांपना, बात दरअसल ये है कि मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है कि आज शाम उन्हें बाजार ले जाऊंगा। अब अगर मैं 100 सवालों के जवाब देने बैठ गया तो रात हो जाएगी और फिर घर पर मेरी खैर नहीं। हंसी की लहर दरबार में फैल गई। कुछ पल के लिए भारी माहौल हल्का हो गया। अच्छा, अब प्रश्न पूछा जाए। ठीक है बीरबल, अब ध्यान से सुनो। बताइए, पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? यह प्रश्न सुनते ही दरबार फिर से शांत हो गया। सबकी निगाहें अब बीरबल पर टिकी थीं। मुर्गी पहले आई थी। इतना सीधा उत्तर? क्या यही सही जवाब है? मुखिया सिंह चौंक पड़ा। उसे ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। ये कैसे संभव है? मुर्गी पहले कैसे आई? बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। क्षमा कीजिए मंत्री जी, शर्त के अनुसार आपने केवल एक ही प्रश्न पूछने का वादा किया था। उस प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूं। अब दूसरा प्रश्न पूछना नियमों के विरुद्ध है। ये सुनते ही मुखिया सिंह का चेहरा उतर गया। उसका सिर शर्म से झुक गया। मैं हार स्वीकार करता हूँ। पूरा दरबार बीरबल की सूझबूझ और चतुराई पर अचंभित रह गया। एक बार फिर बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से राज्य को एक बड़ी विपत्ति से बचा लिया। बीरबल, तुमने आज फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। ये सब आपकी कृपा है जहांपना। मुखिया सिंह आगे बढ़ा और बीरबल को गले लगा लिया। आज मैंने सच्ची बुद्धिमत्ता देखी है। हम युद्ध नहीं, मित्रता चाहते हैं। और इस तरह बच्चों, बीरबल की समझदारी ने हमें सिखाया कि हर समस्या का हल लड़ाई नहीं, बुद्धि से भी निकाला जा सकता है। एक बार बादशाह अकबर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे सभी वन में बहुत आगे निकल आए और रास्ता भटक गए। अत्यधिक प्रयासों के बाद भी उन्हें आगरा राजमहल जाने का रास्ता नहीं मिल सका। सिपाहियों, क्या किसी को भी ये पता नहीं चल पा रहा कि हम किस दिशा में हैं? ये जंगल तो अंतहीन प्रतीत होता है। जहांपना, हमने कई बार दिशा बदल कर देखी, पर कोई रास्ता सीधा महल की ओर नहीं लगता। हुजूर, सूरज ढलने वाला है। हमें कहीं रुककर रात बिताने की व्यवस्था करनी होगी। नहीं, हमें रुकना नहीं है। अगर हम सही रास्ता ढूंढ लें तो रात महल में ही गुजरेगी। वो देखो, सामने कोई तिराहा दिख रहा है। अब किस दिशा में चलें, ये तय करना कठिन है। काश यहां कोई होता जो हमें सही राह बता देता। जहांपना, देखिए, एक बालक हमारी ओर आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, कोई तो मिला। बालक, जरा बताओ तो, इन तीनों सड़कों में से कौन सी सड़क आगरा के लिए जाती है? महाशय, सड़क कहीं नहीं जाती, जाना तो आपको ही पड़ेगा। बालक, तुम्हारी निर्भीकता और बुद्धिमत्ता देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम महेश दास है महाशय। और आपका नाम? तुम बड़े साहसी हो बालक। तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। जहांपना, मुझे क्षमा करे। मुझे क्या मालूम था कि मैं स्वयं बादशाह अकबर से बातें कर रहा हूं। कोई बात नहीं महेश दास, हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता और निडरता से बहुत प्रसन्न हैं। लो, ये हमारी हीरे की अंगूठी रख लो। जब कभी हमारे राजमहल में आओ तो ये अंगूठी दिखाना
हम तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे और तुम्हें इनाम दिया जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद जहांपनाह। अब मैं आपको आगरा जाने का रास्ता दिखा देता हूँ। जहांपनाह, इस रास्ते पर सीधे चलते जाइए। थोड़ी ही देर में आगरा नगर की पहली चौकी मिल जाएगी। बहुत अच्छा महेश दास, फिर मिलेंगे हमारे दरबार में। समय बीतता गया। वो निडर और बुद्धिमान बालक अब एक युवा बन चुका था, महेश दास। एक दिन उसे अपने बचपन की मुलाकात याद आई, जब बादशाह अकबर ने उसे एक हीरे की अंगूठी भेंट की थी। उसी स्मृति के साथ उसने ठान लिया, अब समय आ गया है बादशाह से मिलने का। देखते हैं क्या अब भी बादशाह अकबर उस बालक को पहचान पाएंगे जो कभी उनके सामने मुस्कुराकर खड़ा था। और उसी पल महेश दास ने एक नया सफर शुरू किया, जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जब महेश दास आगरा पहुंचा, तो उसके सामने था एक आलीशान राजमहल, जिसकी दीवारें कीमती पत्थरों से जड़ी थी और नक्काशी मानो बोल रही थी। वाह, कितना भव्य महल है! ऐसा तो मैंने सपनों में भी नहीं देखा था। रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये हिंदुस्तान के बादशाह अकबर का राजमहल है? महाशय, मुझे जहांपनाह से मिलने की अनुमति चाहिए। देखिए, ये वही अंगूठी है जो स्वयं बादशाह अकबर ने मुझे दी थी। अंगूठी तो सुंदर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये बादशाह की ही है। ऐसी कई अंगूठियां बाजार में बिकती हैं, समझे? सही कहा आपने, पर यह अंगूठी कोई बाजार से नहीं मिली, सीधे बादशाह के हाथों से, एक छोटे बच्चे को इनाम में। ठीक है, ये तो सच में बादशाह की निशानी लगती है, पर अंदर जाना इतना आसान नहीं हुजूर। एक शर्त है मेरी, जो भी इनाम तुम्हें बादशाह देंगे उसका आधा हिस्सा मेरा होगा, वरना महल का ये दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है। ठीक है महाशय, मैं आपकी शर्त मान लेता हूं। इनाम का आधा हिस्सा आपका होगा। बहुत बढ़िया, अब जाओ, अंदर जाकर बादशाह अकबर से मिलो। महेश दास अब राजमहल के भीतर पहुंच चुका था। चारों ओर चमकते झूमर, रत्नों से जड़े स्तंभ और दरबारियों की पंक्तियां थीं। साहस और विनम्रता के साथ वह आगे बढ़ा और बादशाह अकबर को सलाम किया। सलाम जहांपनाह। सलाम, लेकिन कौन हो तुम? हमारे दरबार में पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। कहां से आए हो और किस लिए? जहांपनाह, मैं दूर गांव से आया हूं, आपसे मिलने और अपना इनाम लेने के लिए। इनाम? हमसे? हम तो तुम्हें पहचानते भी नहीं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जहांपनाह, ये वही अंगूठी है जो आपने कई वर्ष पहले एक छोटे बालक को दी थी, उसकी ईमानदारी और मदद के बदले में। ये तो हमारी ही अंगूठी है। अरे, अब याद आया, तो तुम वही बालक हो जिसने उस दिन हमें रास्ता बताया था? जी हाँ हुजूर, वही बालक। अब थोड़ा बड़ा हो गया हूं। बहुत अच्छा महेश दास। बोलो, इनाम में क्या चाहते हो? सोना, चांदी या हमारी सेवा में कोई पद? जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे 100 कोड़े लगवाएं। क्या कहा तुमने? 100 कोड़े? ये कैसी बात कर रहे हो महेश दास?
बिना किसी अपराध के हम तुम्हें दंड कैसे दे सकते हैं? हुजूर, यही मेरी इच्छा है। मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। कृपया मेरी ये इच्छा पूरी कीजिए। ठीक है महेश दास, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो हमारी आज्ञा से जल्लाद तुम्हें 100 कोड़े लगाएगा। 100 कोड़े? दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य और जिज्ञासा है कि आखिर महेश दास ने ऐसा इनाम क्यों मांगा। क्या इस आदमी को अकल नहीं? इनाम मांगने आया था, सजा मांग ली। पूरा दरबार हैरान था। किसी ने ऐसा अजीब इनाम पहले कभी नहीं सुना था, पर महेश दास के चेहरे पर न डर था न दुख, बस हल्की सी मुस्कान थी। रुकिए महाराज। क्या हुआ, अब डर लग रहा है? नहीं हुजूर, डर नहीं, बस एक विनती है। कहिए। मेरे वचन के अनुसार पहले 50 कोड़े महल के दरबान को लगवाइए। क्या मतलब तुम्हारा महेश दास? दरबान को क्यों? जहांपना, जब मैं राजमहल में प्रवेश करने आया तो द्वारपाल ने मुझसे कहा, जो भी इनाम तुम्हें मिलेगा उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। मैंने वचन दिया था और अब मैं अपना वचन निभा रहा हूं। यह सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। हर कोई महेश दास की चतुराई पर मुस्कुरा रहा था। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। वाह महेश दास, तुम तो सच में अद्भुत हो। तुम्हारी बुद्धिमानी ने तो हमें भी हैरान कर दिया। दरबान को न केवल 50 बल्कि 100 कोड़े लगवाए जाएं, उसकी लालच का यही उचित दंड है। जी हुजूर। महेश दास, तुम्हारी बुद्धिमानी, साहस और न्यायप्रियता देखकर आज से मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूं, बीरबल। आज से तुम हमारे नवरत्नों में से एक होगे और हमारे मुख्य सलाहकार भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जहांपना। आपका ये सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। इस प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के बल पर महेश दास बन गए बादशाह अकबर के खास मखास, यानी पूरे हिंदुस्तान के चहीते बीरबल। Like, subscribe and press the bell icon.